फिलीपींस एक छोटा सा आइलैंड नेशन है जिसकी इकोनॉमी डेवलपिंग स्टेज में है, जबकि चाइना एक ग्लोबल सुपर पावर बन चुका है। पर जब बात अपने समुद्री हक के ऊपर आती है, तो फिलीपींस भी किसी से कम नहीं है। इस ऐसे में हम देखेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और आज की डेट में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। साउथ चाइना सी एक हाईली स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। ये जगह एशिया के मेजर कंट्रीज के बीच पड़ती है और हर साल लगभग $3 ट्रिलियन के ट्रेड शिप्स इस समुद्र से गुजरते हैं। यहाँ पे ना सिर्फ शिपिंग रूट इम्पॉर्टेंट है, बल्कि नीचे के ओशन बेड में ऑयल और नेचुरल गैस के मैसिव रिजर्व्स भी है। इसके अलावा फिशिंग रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा है, जिससे लाखों लोग अपनी रोज़ी रोटी चलाते हैं। अब जब इतनी रिच और इम्पॉर्टेंट जगह हो, तो नेचुरली डिस्प्यूट तो होगा ही। चाइना ने ये एरिया अपना बताकर एक पुरानी लाइन बनाई, 9 लाइन, जिसमें वो क्लेम करता है कि साउथ चाइना सी का 90% पार्ट उसका है, चाहे वो किसी और के कोस्ट के पास ही क्यों ना हो। फिलीपींस इस क्लेम को ओपन चैलेंज करता है। फिलीपींस का कहना है कि ये एरिया उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के मुताबिक डिफाइन किया गया है। इस रूल के हिसाब से किसी भी कोस्टल कंट्री के पास उसके कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स तक का समुद्री एरिया होता है, जहां वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सके। फिलीपींस के अंदर आने वाले स्प्रैटली आइलैंड्स, स्कारबोरो शॉल जैसे एरियाज चाइना के क्लेम के अंदर आ जाते हैं और वहीं से ये पूरी कंट्रोवर्सी शुरू होती है। 2016 में फिलीपींस ने एक हिस्टोरिकल कदम उठाया। उसने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन PCA, जो कि द हेग नीदरलैंड्स में है, उस कोर्ट में चाइना के अगेंस्ट केस फाइल किया। फिलीपींस का आर्ग्यूमेंट था कि चाइना इंटरनेशनल लॉ तोड़ रहा है और उनका हिस्टोरिकल क्लेम कोई सॉलिड प्रूफ के बिना बस एक पॉलिटिकल नरेटिव है। कोर्ट ने फिलीपींस के पक्ष में फैसला दिया। PCA ने डिक्लेयर किया कि चाइना की 9 लाइन इलीगल है और फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इंटरफेयर करके चाइना ने इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन किया है। लेकिन चाइना ने इस फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया। चाइना का कहना था कि ये कोर्ट उनके लिए वैलिड नहीं है और वो अपने इंटरेस्ट के खिलाफ किसी भी रूलिंग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस रूलिंग के बाद चाइना ने अपना एग्रेशन कम नहीं किया, बल्कि उसने तो साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाना स्टार्ट कर दिया। वो रीफ्स और रॉक्स जो बेयरली समुद्र से ऊपर दिखते थे, उन पे चाइना ने सीमेंट, सैंड और टेक्नोलॉजी के थ्रू मिलिट्री बेस, रनवेज और रेडार्स बना दिए। इस एक्शन ने फिलीपींस और उसके अलाइज को और ज़्यादा अलर्ट कर दिया। ये क्लियर हो गया था कि चाइना सिर्फ क्लेम करने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो टेरिटरी को फिजिकली कंट्रोल करना चाहता है। फिलीपींस का रिएक्शन इस इशू पर टाइम के साथ बदला है। जब प्रेसिडेंट रॉड्रिगो डुटेर्टे पावर में आए 2016 से 2022 के बीच, तो उन्होंने एक सॉफ्ट अप्रोच लिया। चाइना से ओपन कन्फ्रंटेशन से बचने के लिए रॉड्रिगो ने बोला कि दोस्ती और कॉपरेशन बेटर है। उन्होंने चाइना के साथ इन्वेस्टमेंट डील्स किए और मिलिट्री एग्रेशन को ओपनली क्रिटिसाइज किया।
लेकिन इस अप्रोच से फिलीपींस की जनरल पब्लिक और फिशरमैन मछुआरे खुश नहीं थे, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे चाइना का इंटरफेरेंस और हरासमेंट बढ़ता गया। फिलीपींस के मछुआरों को अपने ही वाटर्स में फिशिंग करना मुश्किल हो गया था। 2022 में जब प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर पावर में आए, तब उन्होंने फिर से एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। मार्कोस ने यूएस और जापान के साथ मिलिट्री टाइज को स्ट्रॉन्ग किया और ओपनली चाइना के एक्सपेंशन को क्रिटिसाइज किया। फिलीपींस ने अपने पेट्रोल्स बढ़ाए और साउथ चाइना सी में कोस्ट गार्ड प्रेजेंस को मजबूत बनाया। इसके साथ ही इंटरनेशनल सपोर्ट भी एक्टिवेट किया गया। यूएसए ने डिक्लेयर किया कि अगर चाइना ने फिलीपींस पे मिलिट्री अटैक किया तो वो म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी के तहत फिलीपींस का साथ देगा। चाइना का बिहेवियर इस समय काफ़ी एग्रेसिव हो चुका है। उसके शिप्स फिलीपींस के कोस्ट गार्ड वेसल्स को ब्लॉक करते हैं, कभी कभी वाटर कैनन्स भी चला देते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी आया है कि चाइनीज वेसल्स ने लेज़र लाइट से फिलिपिनो शिप्स के नेविगेटर्स को ब्लाइंड करने की कोशिश की। ये सब इंसिडेंट्स पीसफुल रेजोल्यूशन के पॉसिबिलिटीज़ को वीक कर रहे हैं। फिलीपींस के मछुआरे और कोस्टल कम्युनिटीज़ इस डिस्प्यूट का सबसे पहला और पेनफुल इम्पैक्ट फील करते हैं। उनकी सिक्योरिटी, लाइवलीहुड और डिग्निटी हर रोज चैलेंज हो रही है। ग्लोबल लेवल पे भी ये इशू काफ़ी सेंसिटिव बन चुका है। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इवन इंडिया भी इस रीजन में अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस के थ्रू यूएस नेवी चाइनीज क्लेम्स को चैलेंज करती है। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कंट्रीज भी डिवाइडेड है। कुछ चाइना के फेवर में है तो कुछ फिलीपींस को सपोर्ट करती है। यूनाइटेड नेशंस ने 2016 की रूलिंग को सपोर्ट किया था, लेकिन कोई इन्फोर्समेंट पावर ना होने के कारण चाइना पर रियल प्रेशर नहीं बन पाया। चाइना के इस एग्रेसिव बिहेवियर का लॉन्ग टर्म इफेक्ट इंडो पैसिफिक रीजन पे भी पड़ रहा है। कंट्रीज जैसे इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ने क्वाड अलायंस बनाया है, जिसका इनडायरेक्ट मोटिव है चाइनीज एग्रेशन को कंटेन करना। ये अलायंस फिलीपींस को डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक सपोर्ट देता है। फिलीपींस अब एक सेंट्रल पावर बन गया है, जो छोटी सी पावर होने के बावजूद एक बड़े बुली को लीगली चैलेंज कर रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट का सल्यूशन आसान नहीं है। जब एक तरफ इंटरनेशनल लॉ हो और दूसरी तरफ मिलिट्री पावर हो तो मिडिल ग्राउंड ढूंढना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिलीपींस का मॉरल और लीगल स्टैंड स्ट्रांग है। उसने दुनिया को दिखा दिया है कि लॉ के ज़रिए भी लड़ाई जीती जा सकती है। फिलीपींस चाहता है कि चाइना यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी और पीसीए के फैसले को माने और पीसफुली बॉर्डर डिफाइन किए जाए। लेकिन चाइना के लिए ये इशू सिर्फ टेरिटोरी का नहीं बल्कि प्राइड और कंट्रोल का है। इसलिए दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ करना अभी मुश्किल लगता है। आज के टाइम में फिलीपींस का इशू एक एग्जाम्पल बन चुका है। ये एक लेसन है कि जब इंटरनेशनल कम्युनिटी यूनाइट हो जाए और लॉ का रिस्पेक्ट करे, तभी छोटी कंट्रीज अपनी सॉवरेनिटी को बचा सकती है।
फिलीपींस का संघर्ष सिर्फ अपने समुद्र के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक रिमाइंडर है कि लॉ और जस्टिस कभी छोटी पावर पे डिपेंडेंट नहीं होते। समुद्र के इस संघर्ष में एक तरफ पॉलिटिकल पावर है और दूसरी तरफ लीगल राइट, और ये लड़ाई अभी खत्म होने वाली नहीं है।